हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग राजनीतिक विचारक के क्रम में जॉन लॉक को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जॉन लॉक से संबंधित ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। आपके इसके लगभग 2-3 वीडियो और आएंगे, क्योंकि हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो एक ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाती है वीडियो, इसलिए हम कई पार्टों में इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टीएसपीएससी का आपका जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है आयोग की तरफ से कि आपके आचार संहिता लगने से पहले उनकी जो कोशिश है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, और रियल्टी का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी अभी से एकदम करते रहिए। हाँ, हो सकता है एग्ज़ाम आपके फरवरी मार्च में तो शायद नहीं हो पाए, लेकिन आगे यदि होगा, आपका अप्रैल मई में जाता है, तो आपकी तैयारी जितनी पहले से रहेगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मैंने अपने हैंड राइटिंग जो भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसे ज़रूर से देखा करें। बाकी आप बुक का भी सहारा लें, क्योंकि मैं ये तो हमेशा कहता हूँ कि केवल वीडियो देखने से आप बड़े एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको बुक का भी सहारा लेना पड़ेगा। बस ऐसे चीज़ों को आप अपनी वीडियो से देखिए जो कि आपको लगे कि हाँ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जॉन लॉक का पार्ट 1 आज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जॉन लॉक। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड राइटिंग में नोट्स है, तो हो सकता है थोड़े सा जो राइटिंग है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जामों में राइटिंग नहीं मायने रखता है, आपको मटेरियल मायने रखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉन लॉक को। तो जॉन लॉक देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था और कब तक ये थे। तो इनका जन्म 1632 में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुई थी इनकी 1704 ईस्वी में हुई थी। चलिए, तो देखते हैं हम लोग जॉन लॉक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनसे, उनके जीवन परिचय से संबंधित पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखा है जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था, जो उसे उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। यानी कि जॉन लॉक जो थे यह किस शताब्दी के थे, तो यह 17वीं शताब्दी के जो विचारक थे। ठीक है, यह अंग्रेजी विचारक थे। ठीक है, अंग्रेजी विचारक थे, इंग्लैंड के थे। इन्हें उदारवाद का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, तो वे हमारे जॉन लॉक महोदय हैं। आगे वाले पॉइंट में हम देखते हैं, उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता माना जाता है, और लॉक ने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान किया। उदारवाद का जो मूल तत्व है, ठीक है, जो मूल उसकी बातें कर सकते हैं कि उनका जो ध्येय है वह क्या है, तो स्वतंत्रता को मानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उदारवाद का क्या है, मूल तत्व है। और जॉन लॉक ने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया है। यानी कि कहा है कि जो स्वतंत्रता होगी वह शासन का क्या होगा, सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, कि हमारे जो सर्वोच्च लक्ष्य क्या हो, स्वतंत्रता ही हो, यानी स्वतंत्रता ही हमें मिलनी चाहिए। इस तरह से जॉन लॉक अपने दर्शन में स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं। आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं, लॉक शासन को व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति का साधन मानता है, और कहता है कि शासन के शक्ति की मर्यादा होनी चाहिए ताकि वह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो। साथ ही उसने आधुनिक युग आधुनिक युग में अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की। जॉन लॉक जो है शासन को व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति का साधन बताता है। जॉन लॉक कहता है कि जो शासन को जो शासन होगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, उसका यह तो शासन जो होगा एकमात्र साधन होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यक्ति का। ठीक है, व्यक्ति को जो स्वतंत्र शासन जहाँ पे होगा वहाँ पे जो शासन चलेगा उसमें उसका जो लक्ष्य होगा वह क्या होगा, वो स्वतंत्रता होगी, जिसके लिए उसका जो साधन होगा वह आपका शासन होगी। ठीक है, यानी शासन को वह साधन मानता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का। और कहता है कि शासन के शक्ति की मर्यादा होनी चाहिए। वह कहता है कि शासन जो भी होगा उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, ये नहीं कि निर्दयता पूर्वक शासन किया जाए। ठीक है, ताकि वह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो। और वह कहता है कि यह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो भी शासन लागू हो राज्य में, व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार से शासन किया जाए वह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसकी किसी भी स्वतंत्रता को, ठीक है, वह नुकसान न पहुंचाए, इस प्रकार का शासन की बात करता है लॉक।
और उसने अपने आधुनिक विचारों में भी क्या किया है, अधिकारों की संकल्पना इसके लिए प्रस्तुत करता है, यानी स्वतंत्रता की बात करता है अपने आधुनिक अधिकारों की। यानी कि उसके अधिकारों में जो बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, किसके, लॉक के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लॉक कहता है कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक तथा जन्मजात हैं। इसके साथ उसने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया तथा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया। लॉक ने कहा है कि व्यक्ति के अधिकार जो है यह प्राकृतिक और जन्मजात हैं। वह कहता है कि जो व्यक्ति को अधिकार मिले हैं, जो भी उसके अधिकार हैं, यह नेचुरल है, ठीक है, यानी प्राकृतिक है और इसको जन्म से ही इसको प्राप्त है व्यक्ति को। और उसने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया, कहा कि मतलब यानी कि धार्मिक रूप में क्या होना चाहिए, जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं वह धार्मिक रूपों में होने चाहिए। और उसने कहा कि व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध जो है विरोध करने का भी अधिकार उनको स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। यानी कि यदि शासन में किसी तरह की विसंगतियाँ आती हैं, शासन कुशासन के रूप में परिवर्तित होता है, तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए, इस प्रकार से लॉक कहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा, लॉक का जन्म हुआ था 1632 में और उसकी मृत्यु हुई थी 1704 में। आइए देखते हैं लॉक की कुछ कृतियां हैं, उसकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि एग्जामों में कई बार पूछी जाती हैं। और आपके हर एग्जाम में जो टिस्टी पिस्टी के होते हैं, तो कोई ना कोई एक पुस्तक या दो पुस्तक से संबंधित दो प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसकी पहली पुस्तक जो है लेटर ऑन टॉलरेशन, यह आपकी प्रकाशित हुई थी 1689 ईस्वी में। दूसरी पुस्तक थी उसकी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज आज गवर्नमेंट, ये कई बार प्रश्न के रूप में बनी है कि ट्रू ट्रीटीज आज गवर्नमेंट जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये जॉन लॉक की है, जो कि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यह 1690 में यह भी प्रकाशित हुई थी। ये दोनों बुकें, दोनों क्या, तीन बुक इसकी एक इस सन में प्रकाशित हुई थी। तीसरी जो बुक थी इसकी सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, ठीक है, ये भी 1690 में, ठीक है। तो 1690 में आपकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी इसकी बुक जो 1690 में आई थी सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन। इसकी पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन, ठीक है। इसकी जो पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह कौन सी है, द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन, जो कि 1692 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये उसकी पांच महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जॉन लॉक के मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जॉन लॉक का मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसके विचार किस प्रकार के हैं। यानी कि जॉन लॉक मानव का स्वभाव किस प्रकार के बताता है, उसकी प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार थी, इसके विचारों को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा है लॉक ने मानव स्वभाव, दो बार स्वभाव हो गया, चलिए इसको काट देते हैं। लॉक ने मानव स्वभाव का वर्णन आशावादी रूप में किया है। लॉक जो है मानव स्वभाव को जो वर्णन किया है वह एक आशावादी के रूप में किया है। लॉक कहता है कि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई है, वह एक दूसरे से सहयोग करता है एवं उसमें सहयोग, प्रेम, दया और सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। लॉक कहता है कि मनुष्य स्वभाव से उस मनुष्य के जो स्वभाव है उसमें जो अच्छाई है पहले से क्या है, विद्यमान है। वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के मदद करते हैं उस, और मनुष्यों में सहयोग, प्रेम, दया और सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। लॉक ये कहता है कि ये सब जो गुण हैं मानव को प्राकृतिक रूप से और जन्मजात ही उसको प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लॉक के मानव स्वभाव का चित्रण हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचारों से बिल्कुल भिन्न है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई गई कि जो लॉक के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार थे हॉब्स के मानव संबंधी विचारों से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, तथा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भिन्न भी है लेकिन अंतर भी बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं जमीन आसमान का अंतर है। लॉक और हॉब्स के जो मानव संबंधी विचार है वह काफ़ी भिन्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लॉक ने भी देश निष्कासन तथा कष्टमय जीवन बिताया था। जिस प्रकार से हॉब्स ने बहुत कष्टमय अपना जीवन बिताया था, ठीक है, जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय क्या चल रहे थे वहाँ पे एक भय का माहौल बना था, उसी प्रकार से लॉक का भी जो
जीवन था वह काफ़ी कष्टमय जीवन था, लेकिन फिर भी उसका हृदय मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई, सहयोग आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। लेकिन आज अब वहीं जो हॉब्स था काफ़ी ऐसे माहौल में जब उसका जीवन मतलब वह पैदा हुआ था तो वह काफ़ी डरा हुआ था और मानव को वह बर्बर तरीके से देखता था। लेकिन जो लॉक था ये भी कष्टमय जीवन बिताते हुए भी मनुष्य के अंदर अच्छाई और सहयोग की भावना के गुणों का विवेचन करता है और देखता है कि मनुष्य इस प्रकार के हैं। ठीक है, इस तरह से लॉक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। आगे वाले पॉइंट में देखते हैं, लाक की प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, संघर्ष की नहीं। जबकि हाब्स ने जहां मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक तथा पतित बताया था। देखिए, लाक की जो प्राकृतिक अवस्था मानव की संबंधित प्राकृतिक अवस्था थी वह किस प्रकार की थी, यह कहता है कि एक प्रकार की शांति की अवस्था थी। ठीक है, यह कहता है कि मनुष्य शांत अवस्था में थे, जो उनकी प्राकृतिक अवस्था थी। लेकिन हाब्स कहा था कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में थे तो वह स्वार्थी थे। ठीक है, क्या क्या थे, स्वार्थी थे। ठीक है, पतित थे। ठीक है, उनका व्यवहार जो था पशुओं के समान था। ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इन लोगों के विचारों में, हॉब्स और लॉक के विचारों में। ठीक है, आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं, लॉक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक मानते हुए उसके मानवीय गुणों पर बल दिया। लॉक ने अपने इस विचार को सहयोगी एवं सामाजिक मानते हुए कहा कि यह मानवीय गुण है। ठीक है, यह उसके मानवीय गुण हैं जो कि एक अच्छे गुण के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं गुणों पे लॉक क्या कहता है, बहुत बल देता है कि यह प्राकृतिक गुण है मानव के, जो भी इसके अंतर्गत उनके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा बल देता है लॉक मानव के इन गुणों पे। आगे हम लोग देखते हैं, हाब्स के विपरीत लॉक ने व्यक्ति को विचारशील और बुद्धिमान स्वीकार किया तथा माना कि व्यक्ति अपने विवेक से नैतिक व्यवस्था की सत्ता और उसके अनुसार कार्य करता है। हाब्स जिस प्रकार से लोगों को कहता था कि वह विचारशील नहीं थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, संपत्ति की प्राप्ति की भावना उन लोगों में थी। लेकिन इसके विपरीत लॉक क्या कहता है कि व्यक्ति एक प्रकार से विचारशील है, क्या सही है क्या गलत है वह बुद्धि अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके उस पर निर्णय लेता है और अपने नैतिक व्यवस्था की सत्ता और उसके अनुसार जो है अपना जो सत्ता होती है उसके अपने नैतिक गुणों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। आगे हम लोग देखते हैं लाक का कुछ और विचार। मानव प्रकृति की धारा में हाब्स का मनुष्य कोरा पशु है, जबकि लाक का मनुष्य एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने वाला तथा उसके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी है। मानव प्रकृति धारा में हाब्स का मनुष्य जो था वह कोरा पशु था, मतलब उस पे किसी चीज़ का मतलब किसी भी तरह से उसको कह सकते हैं कि किसी भी अवस्था में ढाला जा सकता था। ठीक है, वह पशु के समान था, लेकिन ऐसा पशु कि उसको किसी रूप में ढाल दिया जाए। ठीक है, अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। ठीक है, पशुवत जीवन वह उनका जीवन था, ये हाब्स के अकॉर्डिंग था। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन था वह नैतिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके अंदर जो थी नैतिकता के गुण पाई जाती थी और उनके अनुसार जो आचरण करने वाला प्राणी होता था वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी प्राणी होता था, क्योंकि इन्हीं नैतिक गुणों के कारण जो मानव था वह अपने आप में जो है एक अच्छे आचरण को प्रस्तुत करता था। आगे हम लोग देखते हैं, हाब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। हाब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जहाँ सबके साथ सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, लेकिन इसके विपरीत लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था होकर शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। हाब्स हाब्स की भांति लॉक ने भी क्या किया था, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण तो किया है, लेकिन हाब्स के कुछ अलग विचार थे, यहाँ लॉक के अलग विचार है। हाब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जहाँ पे वो कहता था कि सभी लोग एक दूसरे के विरुद्ध थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, इस तरह की अवस्था बनी थी। लेकिन लॉक कहता है इसका खंडन, मतलब इनके विपरीत अपना विचार देते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था मानव की क्या थी, संघर्ष की अवस्था होकर भी, एक संघर्ष की अवस्था तो थी ही, लेकिन वह क्या थे, शांतिपूर्वक रहते थे, उनके अंदर सद्भावना होती थी, पारस्परिक वह लोग सहायता करते थे और वे स्वतंत्र अवस्था में थे। ठीक है, लोगों का एक दूसरे से जो व्यवहार था वह शांतिपूर्ण का व्यवहार होता था, इस तरह से हॉब्स कहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार दोनों विद्यमान थे। उसके अनुसार प्राकृतिक विधि में सार्वभौमिक नियम तथा सार्वभौमिक नियम था और कहता है कि तुम दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हैं, यानी आशा करते हो होना चाहिए। ठीक है। देखिए, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार दोनों विद्यमान थे। ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो नियम कानून थे वह भी था और प्राकृतिक अधिकार भी थे। यानी प्राकृतिक विधि का मतलब जो प्रकृति ने नियम बनाया है कि आप इस चीज़ को मत करिए, इसका आपको परिणाम गलत मिल सकता है, ये तो एक प्रकार से प्राकृतिक विधि थी। ठीक है। मनुष्य ने नहीं बनाया था, वो प्राकृतिक, ठीक है, जो नियम कानून होते हैं। और कहते थे कि आप मत करिए, लेकिन आपके जो कुछ अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, आप इसके लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। इसके अनुसार वह प्राकृतिक विधि में सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन करता है और यह कहता है, अपना एक वक्तव्य देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्तव्य है। यह प्रश्न में आप लोगों को पूछा जाता है कि यह किसका विचार है, तो वह लाक कुछ इस प्रकार से कहता है कि तुम दूसरों के साथ वही बर्ताव करो, ठीक है, जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। यानी कहता है कि आप दूसरों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करिए जिस तरह से आप अपने लिए उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप वह हमारे लिए एक अच्छा व्यवहार करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। इस तरह से लाकर अपने विचारों के माध्यम से बताता है। आगे हम देखते हैं, लाक के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित थे और प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार इन्हें प्राकृतिक नियमों पर आधारित थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और सम्मान करता था। तो इसको तो हम जैसे समझ चुके हैं, फिर भी लाक का यही नियम कहता है कि जो उस समय लाक का प्राकृतिक नियम था, उस समय जो मनुष्य थे विवेक पर आधारित थे और प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं नियमों के आधार पर वे क्या करते थे, एक दूसरे के अधिकारों को ध्यान में रखकर एक दूसरे का सम्मान करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लाक के अनुसार व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे। लाक के अनुसार जो व्यक्तियों को प्राकृतिक जो अवस्था बताया है व्यक्तियों का, उसमें मानव को 3 अधिकार प्राप्त, मतलब बताया था कि मानव को 3 अधिकार प्राप्त थे। वे कौन कौन से थे? तो पहला जीवन का अधिकार प्राप्त था, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, तीसरा संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। यानी वह उनको अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, वह उन्हें खुद वह स्वतंत्र है, इसका वह क्या है, स्वतंत्र है, ये भी उनको अधिकार था और अपनी संपत्ति का सुरक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था इस तरह की थी व्यक्ति की। ठीक है। चलिए आगे हम लेकिन हॉब्स का यहाँ पे उल्टा था। हॉब्स का ये था कि लोग केवल आपस में लड़ते झगड़ते थे और जिसका जितना किसी चीज़ पे अधिकार हो जाता था वो उसकी संपत्ति हो जाती थी। लेकिन लाक जो है ठीक उनके विपरीत अपना विचार देते हैं। चलिए आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं, लाक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक या जन्मजात हैं और ये व्यक्ति से अलग नहीं किए जा सकते हैं। लाक कहता है कि जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं ये उसको जन्मजात मिले हुए हैं और इससे व्यक्ति को उससे छीना नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा लाक कहते हैं। लाक का मानना है कि इन प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति राज्य या समाज से नहीं हुई है, बल्कि इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य एवं सरकार की स्थापना की जाती है। लाक कहता है कि जो भी मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, यह राज्य या समाज से उसको नहीं मिला है। ठीक है। राज्य और समाज से इसको नहीं मिला है, बल्कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य और सरकार की स्थापना की गई है। यानी व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं, इनकी रक्षा करने के लिए राज्य का और सरकार का क्या हुआ है, निर्माण किया गया है। इस प्रकार से लॉक कहता है। वह यह कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं यह उसको समाज से या राज्य से नहीं मिले हैं, बल्कि ये जो है उसके प्राकृतिक अधिकार हैं और राज्य सरकार इसकी क्या करते हैं, रक्षा करना होगा। ये उनका कर्तव्य होगा राज्य और सरकार का। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि थोड़ा सा और हम अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लाक सभी अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण मानता था।
और कहता है कि जब सभी व्यक्ति समान थे और सबको समान अधिकार थे तो एक व्यक्ति की निजी संपत्ति को कैसे अलग किया जा सकता है। लाक यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब सभी अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को भी लाक जो है अधिकार व्यक्ति के अधिकार में संपत्ति के अधिकार को भी मानता है। तो और कहता है कि जब व्यक्ति की सभी अधिकार समान है तो व्यक्ति के ये निजी संपत्ति का अधिकार उससे कैसे छीना जा सकता है, क्योंकि ये तो उसका प्राकृतिक अधिकार है और सभी लोग जब इक्वल हैं, बराबर हैं, समान है तो इसे नहीं छीना जा सकता। यानी उसकी यह क्या है, एक निजी संपत्ति है जो कि उसका उस पर अधिकार है, इस तरह से लॉक कहता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। लाक ने यहाँ श्रम के मूल सिद्धांत का सहारा लेते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा तथा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और व्यक्ति शरीर पर उसका स्वयं का नियंत्रण है। लाक यहाँ कहने का यह प्रयास करता है कि श्रम यानी कि कह सकते हैं मेहनत के मूल सिद्धांत का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा तथा कार्य करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अपने श्रम के अनुसार वो अपना कार्य कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वह अपनी इच्छा और इच्छा के अनुरूप अपना कार्य कर सकते हैं, इसके लिए वह खुद स्वतंत्र हैं और व्यक्ति के शरीर पर उसका ही नियंत्रण है। ठीक है, स्वयं का नियंत्रण है, किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं हो सकता है। इस तरह से लाक कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति को पूरी तरह से लाक क्या करते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। आगे चलिए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। लाक के इतने विचारों को हम लोग पढ़े, मानव संबंधी जो भी विचार थे और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार सॉरी निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं कि क्या निष्कर्ष अब हमको देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति प्राकृतिक नियमों विधियों के अनुसार चलते हैं तथा अपने प्राकृतिक अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग करते हैं। इस कारण इस अवस्था में शांति तथा व्यवस्था बनी हुई थी। यानी लाक जो विचार अपना दिए हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी इसमें मनुष्य जो थे वह प्राकृतिक नियमों और विधियों के अनुरूप थे, उससे बंधे हुए थे और उन्हीं नियमों के हिसाब से चलते थे और स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन यापन करते थे, जिसके कारण उनके बीच जो थी शांति की व्यवस्था स्थापित थी। इस तरह से लॉक ने अपने विचारों में बताया है। यदि ये निष्कर्ष हम लोग निकालते तो यही पूरा कंक्लूजन हमको निकल के आता है उनके मानव संबंधी मानव स्वभाव संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार को देखते हुए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाक का सामाजिक समझौता संबंधी विचार, राज्य उत्पत्ति संबंधी विचार, इन सबको हम लोग 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो वैसे छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आएगा। यदि नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप ऐसे ही समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, जियोग्राफी का मैंने लेक्चर उसमें स्टार्ट कर दिया है। लगभग आपको मैं महाद्वीपों से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो महाद्वीपों में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लिया है और अंटार्कटिका को भी पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि आपका उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका होगा। और भूगोल में फिलहाल भी हम लोग लाक को देख रहे हैं, तो लाक का जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक हम इसको लॉक को ही चलेंगे। और जिन लोगों का सीटेट का पेपर है अपना सीटेट पे भी फोकस बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए सभी लोगों को फिर से धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए।